दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। कल तक जिसे भारत का स्वर्ण द्वार कहा जाता था, आज वही चाबहार पोर्ट दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच प्रतिष्ठा और प्रभुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तेहरान की बंद गलियों में चीन ने अपने अरबों डॉलर्स का जाल बिछाकर भारत के इस रणनीतिक किले को अस्थिर करने की साजिश रच दी है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में पेंटागन के जनरल अपनी नौसेना के दम पर इस बंदरगाह को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बहाने चीन ने अपनी कर्ज के जाल वाली कूटनीति शुरू कर दी है ताकि वह भारत को चाबहार से बेदखल कर सके। लेकिन असली चुनौती तो समुद्र की गहराइयों में है, जहां अमेरिकी नौसेना अपने 7वें बेड़े के साथ इस पूरे इलाके को अपने रणनीतिक नियंत्रण में लेने के लिए सक्रिय हो चुकी है। दुनिया के नक्शे पर इस समय जो खामोश हलचल चल रही है वह केवल बंदरगाहों, व्यापारिक मार्गों या कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गहरी और बहुस्तरीय बिसात है जिसमें हर चाल के पीछे आने वाले दशकों की वैश्विक सत्ता का निर्धारण छिपा हुआ है। अरब सागर के किनारे बसा चाबहार पोर्ट, जो कभी भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का स्वर्ण द्वार माना जाता था, अब एक ऐसे रहस्यमय संघर्ष का केंद्र बन चुका है जिसकी परछाइयां तेहरान की संकरी गलियों से लेकर वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम और बीजिंग के रणनीतिक गलियारों तक फैली हुई हैं। रात के अंधेरे में जब चाबहार के पानी पर हल्की लहरें उठती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र खुद उन गुप्त योजनाओं का साक्षी हो जो तीन महाशक्तियां भारत, चीन और अमेरिका एक दूसरे को मात देने के लिए रच रही हैं। तेहरान में जहां पुराने बाजारों की भीड़ और मसालों की खुशबू के बीच एक अलग ही खेल चल रहा है, चीन ने अपने अरबों डॉलर के निवेश के जरिए एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया है जिसे केवल आर्थिक सहायता कहना एक बड़ी भूल होगी। यह वही रणनीति है जिसे दुनिया कर्ज जाल कूटनीति के नाम से जानती है, लेकिन इसकी असली गहराई इससे कहीं अधिक है। चीन के रणनीतिकार जानते हैं कि चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो उसे पाकिस्तान को बायपास कर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जोड़ती है। और यही कारण है कि बीजिंग ने ईरान की आर्थिक कमजोरियों को एक अवसर के रूप में देखा है, एक ऐसा अवसर जिससे वह न केवल भारत के प्रभाव को कम कर सकता है, बल्कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में जहां हर निर्णय वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है, पेंटागन के जनरल और रणनीतिक सलाहकार चाबहार को केवल एक आर्थिक केंद्र के रूप में नहीं देख रहे। उनके लिए यह एक सामरिक बिंदु है, एक ऐसा स्थान जहां से हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा, जो आमतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी के लिए जाना जाता है, अब इस इलाके में अपनी गतिविधियों को बढ़ा चुका है। आधिकारिक तौर पर यह सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास है, लेकिन इसके पीछे छिपा वास्तविक उद्देश्य कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय है। समुद्र की गहराइयों में जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, वहां एक अलग ही युद्ध की तैयारी चल रही है। एक ऐसा युद्ध जो शायद कभी खुले तौर पर घोषित न हो, लेकिन जिसके प्रभाव पूरी दुनिया महसूस करेगी। अमेरिकी पनडुब्बियां, जिनकी गतिविधियां रडार से भी बच जाती हैं, इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं। दूसरी ओर चीन भी अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाते हुए इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक ऐसा खेल जिसमें हर पक्ष दूसरे को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। भारत, जो इस पूरे घटनाक्रम का एक केंद्रीय पात्र है, खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। एक ओर वह चाबहार में अपने निवेश और रणनीतिक हितों को बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी ओर उसे चीन और अमेरिका दोनों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली के गलियारों में बैठकों का दौर तेज हो चुका है, जहां हर निर्णय को बेहद सावधानी से लिया जा रहा है, क्योंकि एक गलत कदम न केवल चाबहार में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसकी रणनीतिक विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान, जो इस पूरे खेल का केंद्र है, अपनी ही चुनौतियों से जूझ रहा है।
उसकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही प्रतिबंधों और आंतरिक समस्याओं के कारण कमजोर हो चुकी है, अब बाहरी शक्तियों के इस संघर्ष का मैदान बन गई है। तेहरान के लिए यह एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ चीन का आर्थिक समर्थन, दूसरी तरफ भारत के साथ पारंपरिक संबंध और तीसरी ओर अमेरिका का दबाव। लेकिन यह संतुलन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। हर निर्णय के साथ जोखिम जुड़ा हुआ है और हर जोखिम के साथ एक अनिश्चित भविष्य। चाबहार के आसपास का वातावरण अब केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ की हर हलचल, हर जहाज की आवाजाही, हर निर्माण कार्य के पीछे एक कहानी छिपी है। स्थानीय लोग, जो पहले इस बंदरगाह को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे, अब इसे एक वैश्विक संघर्ष के केंद्र के रूप में देख रहे हैं। रात के सन्नाटे में जब दूर कहीं से जहाजों के इंजन की आवाज आती है, तो वह केवल एक सामान्य गतिविधि नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति अपनी चाल चल रही हो। और इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आने लगी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक रहस्यमय बना देती हैं। कहा जा रहा है कि समुद्र के भीतर कुछ ऐसे गुप्त उपकरण लगाए गए हैं जो पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चाबहार के आसपास साइबर युद्ध की भी शुरुआत हो चुकी है, जहां डिजिटल नेटवर्क को निशाना बनाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन इनकी मौजूदगी ही इस पूरे माहौल को और अधिक सस्पेंस से भर देती है। यह कहानी केवल वर्तमान की नहीं है, बल्कि भविष्य की भी है। चाबहार का नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार और रणनीतिक संतुलन किस दिशा में जाएगा। क्या चीन अपनी आर्थिक ताकत के दम पर इस बंदरगाह को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आएगा? क्या अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के जरिए यहां अपनी पकड़ मजबूत करेगा? या फिर भारत, जो इस पूरे खेल में एक शांत लेकिन दृढ़ खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, इस चुनौती का सामना करते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखेगा? इन सवालों के जवाब अब भी धुंध में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है, चाबहार अब केवल एक पोर्ट नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन चुका है जहां वैश्विक राजनीति का सबसे जटिल और खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और इस खेल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके कई पहलू अभी भी दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं। शायद यही कारण है कि चाबहार की कहानी में एक ऐसा सस्पेंस है जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है, और दुनिया के हर कोने में बैठे लोग अनजाने में इस कहानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। 2026 की उस बेचैन कर देने वाली गर्मी में, जब पश्चिम एशिया की हवाओं में बारूद की गंध घुल चुकी थी और वैश्विक समुद्री व्यापार की धड़कन हॉर्मुज जलडमरू मध्य हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता के अंधेरे में डूबता जा रहा था, तभी दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी खामोश हलचल शुरू हुई जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों तक सिहरन भेज दी। खबर आई थी कि चाबहार बंदरगाह, वह रणनीतिक मोहरा जिसे भारत ने वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, निवेश और दूरदृष्टि से तैयार किया था, अब एक अदृश्य लेकिन बेहद संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश के निशाने पर है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि एक वैकल्पिक धुरी थी, एक ऐसा द्वार जो हॉर्मुज के किसी भी संकट की स्थिति में वैश्विक व्यापार को सांस दे सकता था। और यही वजह थी कि वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ही नहीं इस पर सीधा या परोक्ष नियंत्रण चाहते थे। अमेरिका को डर था कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की नाड़ियों पर पकड़ रखने वाला नया केंद्र भारत के प्रभाव में आ जाएगा, जबकि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड की रणनीति के तहत ईरान और पाकिस्तान के रास्ते इस क्षेत्र में पहले ही गहरी पैठ बना चुका था। ऐसे में चाबहार का स्वतंत्र और भारतीय प्रभाव में रहना दोनों महाशक्तियों के लिए असहज करने वाला था। दिल्ली में जब यह इनपुट पहुंचा कि कुछ शक्तियां चाबहार की साझेदारी को कमजोर करने के लिए ईरान पर दबाव बना रही हैं, कभी प्रतिबंधों के जरिए, कभी आर्थिक प्रलोभनों के जरिए और कभी सुरक्षा चिंताओं को हवा देकर, तो भारतीय नेतृत्व ने इसे सिर्फ एक कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सीधे खतरे के रूप में देखा। उस रात प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक लगातार बैठकों का दौर चला और अंततः एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसे ऑपरेशन फौलाद नाम दिया गया। एक ऐसा ऑपरेशन जो न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि एक स्पष्ट भू राजनीतिक संदेश भी। भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक विमानवाहक पोत INS विक्रांत को सीधे उस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र की ओर रवाना करने का आदेश दिया गया, जहां हर हरकत पर दुनिया की निगाहें थीं।
जब विक्रांत ने अरब सागर की लहरों को चीरते हुए अपनी गति बढ़ाई तो यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं थी, यह एक घोषणा थी। एक घोषणा कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जब अमेरिकी और चीनी विश्लेषकों ने इस मूवमेंट को ट्रैक किया तो उनके थिंक टैंकों में अचानक गतिविधि तेज हो गई। वॉशिंगटन में सवाल उठने लगे, क्या भारत इस क्षेत्र में स्थायी सैन्य उपस्थिति की ओर बढ़ रहा है? बीजिंग में चिंता और गहरी थी। क्या यह कदम चीन के ग्वादर पोर्ट और उसके समुद्री सिल्क रूट के लिए सीधी चुनौती है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब कुछ ही दिनों में यह सामने आया कि विक्रांत अकेला नहीं है। उसके साथ भारतीय नौसेना के आधुनिकतम विध्वंसक, पनडुब्बियां और निगरानी विमान भी एक जटिल लेकिन बेहद सटीक रणनीतिक संरचना में तैनात किए गए हैं। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं थी, यह एक डोमिनेशन ग्रिड था जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि नियंत्रण स्थापित करना था। समुद्र की गहराइयों में भारतीय पनडुब्बियां अदृश्य छाया की तरह घूम रही थीं, जबकि आसमान में P-8I निगरानी विमान हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इसी बीच तेहरान से भी संकेत आने लगे कि ईरान भारत के इस कदम को न केवल समर्थन दे रहा है बल्कि इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक मान रहा है। यह एक बड़ा संकेत था क्योंकि ईरान लंबे समय से पश्चिमी दबाव और चीनी निवेश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत की यह निर्णायक मौजूदगी उसे एक तीसरा विकल्प दे रही थी, एक ऐसा साझेदार जो न तो उसकी संप्रभुता को चुनौती देता है और न ही उसे कर्ज के जाल में फंसाता है। वॉशिंगटन में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमेरिकी रणनीतिकार जानते थे कि अगर भारत चाबहार पर अपना प्रभाव मजबूत कर लेता है तो यह न केवल हॉर्मुज के विकल्प के रूप में उभरेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के समीकरण को भी बदल सकता है। और यही वह बिंदु था जहां सस्पेंस और गहराता गया। क्या अमेरिका इस स्थिति को स्वीकार करेगा या फिर वह कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे भारत के इस बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके? उधर बीजिंग ने भी अपनी चालें तेज कर दी। ग्वादर पोर्ट पर गतिविधि बढ़ा दी गई और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक जहाजों की संख्या में अचानक इजाफा देखा गया। लेकिन भारतीय रणनीति इस बार अलग थी। यह केवल प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि एक पूर्व नियोजित बहुस्तरीय योजना थी जिसमें कूटनीति, सैन्य शक्ति और आर्थिक हितों का ऐसा मिश्रण था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। दिल्ली से जारी एक संक्षिप्त लेकिन बेहद सख्त बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों और रणनीतिक साझेदारियों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। यह एक सामान्य बयान लग सकता था लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश साफ था। भारत अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अटकलों का दौर तेज होता गया। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि यह एक नए पेशोबिये कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है जहां समुद्री मार्ग और बंदरगाह नई जंग के मैदान बनेंगे। कुछ का कहना था कि भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, यह अभी भी धुंध में छिपी हुई थी। और इसी धुंध के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। भारत ने चाबहार के आसपास के क्षेत्र में एक उन्नत लॉजिस्टिक और निगरानी नेटवर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम और रियल टाइम डेटा शेयरिंग शामिल है। इसका मतलब था कि भारत न केवल भौतिक रूप से बल्कि डिजिटल और इंटेलिजेंस स्तर पर भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह नहीं था कि भारत क्या कर रहा है बल्कि यह था कि अगला कदम क्या होगा। क्या यह केवल एक रक्षात्मक रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा, अभी तक अनदेखा खेल छिपा हुआ है? क्या अमेरिका और चीन इस नई वास्तविकता को स्वीकार करेंगे या फिर वे कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो इस पूरे क्षेत्र को एक बड़े टकराव की ओर धकेल दे? समुद्र की लहरें वैसे ही उठती गिरती रहीं, लेकिन उनके नीचे अब एक नया खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल, हर निर्णय और हर संकेत का वैश्विक असर होने वाला था। और इस खेल के केंद्र में था 2026 का नया भारत। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, देता, बल्कि खेल के नियम तय करता है। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अरब सागर की गहराइयों में उस रात असामान्य खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले की चेतावनी जैसी लगती है।
दुनिया की निगाहें हॉर्मुज जलडम भूमध्य पर टिकी थीं, जहां हर गुजरते टैंकर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें जुड़ी हुई थीं। लेकिन इसी निगरानी और तनाव के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चल दी थी जिसका अंदाजा न तो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को था, न ही बीजिंग को। यह सिर्फ एक वैकल्पिक रास्ता नहीं था, यह एक पूरी रणनीतिक क्रांति थी जो चुपचाप आकार ले चुकी थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में महीनों से चल रही गोपनीय बैठकों, सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस और समुद्री मार्गों की गहन स्टडी के बाद जो योजना बनी, वह केवल तेल आयात का समाधान नहीं, बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को बदलने की एक गुप्त पटकथा थी। आईएएस अधिकारी विक्रांत, जिनका नाम सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी सुर्खियों में आता था, इस पूरी रणनीति के केंद्र में थे। उनके नेतृत्व में एक मल्टी लेयर ऑपरेशन तैयार किया गया था, एक ऐसा नेटवर्क जो समुद्री, स्थलीय और कूटनीतिक स्तर पर एक साथ काम करता था। योजना का पहला चरण था ईरान के साथ एक शैडो एग्रीमेंट, जो आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव दूरगामी थे। इस समझौते के तहत भारत ने चाबहार पोर्ट को सिर्फ एक व्यापारिक हब नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ट्रांजिट कॉरिडोर में बदलना शुरू कर दिया। यहां से तेल को सीधे टैंकरों में भरकर हॉर्मुज के पार भेजने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर एक मल्टी नोड नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ाया जाने लगा, जहां हर नोड एक अलग देश, एक अलग कंपनी और एक अलग पहचान के तहत काम करता था। लेकिन असली खेल समुद्र में नहीं, जमीन के नीचे खेला जा रहा था। बलूचिस्तान के निर्जन इलाकों में, जहां रेत के तूफान के अलावा कुछ नहीं दिखता, भारत ने ईरान और कुछ स्थानीय गुटों के सहयोग से एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क खड़ा कर दिया था। यह नेटवर्क किसी आधिकारिक नक्शे में नहीं था और इसकी जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। इस पाइपलाइन के जरिए तेल को हॉर्मुज के पार ले जाने की जरूरत ही खत्म हो जाती थी। वह सीधे अरब सागर के उन हिस्सों में पहुंचता जहां से भारतीय नौसेना की निगरानी में सुरक्षित ट्रांसपोर्ट संभव था। यह वही कल्पना से परे रास्ता था जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे खुफिया गलियारों में होने लगी थी। बीजिंग के लिए यह एक झटका था। चीन, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 40% हॉर्मुज के रास्ते से पूरा करता था, अचानक खुद को एक असहज स्थिति में पा रहा था। भारत का यह कदम न केवल उसकी निर्भरता को चुनौती दे रहा था, बल्कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक पकड़ को भी कमजोर कर रहा था। जैसे ही विक्रांत की इस योजना के शुरुआती संकेत चीनी इंटेलिजेंस तक पहुंचे, पीएलए ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनके टाइप 815 इंटेलिजेंस जहाज और टाइप 0 55 डिस्ट्रॉयर हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में सक्रिय हो गए। आधिकारिक बयान शांतिपूर्ण समुद्री गतिविधियों की बात करते थे, लेकिन असल में यह एक साइलेंट वॉच ऑपरेशन था। भारत की हर चाल, हर जहाज और हर सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश। चीन की रणनीति हमेशा की तरह परोक्ष थी। उसने सीधे टकराव से बचते हुए अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क को सक्रिय किया। ग्वादर, जिबूती और हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों पर उसकी मौजूदगी अचानक बढ़ गई। साथ ही उसने कुछ छोटे देशों पर कूटनीतिक दबाव डालना शुरू किया ताकि वे भारत के इस नए नेटवर्क को सपोर्ट न करें। लेकिन विक्रांत ने इस संभावना को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह डिजाइन किया था कि किसी एक देश या एक मार्ग पर निर्भरता न्यूनतम रहे। हर रूट एक बैकअप था, हर पोर्ट एक विकल्प। इसी बीच एक और रहस्यमय घटनाक्रम सामने आया। अरब सागर में एक अज्ञात टैंकर, जिसका कोई स्पष्ट रजिस्ट्रेशन नहीं था, अचानक रडार से गायब हो गया। यह वही टैंकर था जो चाबहार से निकला था और जिसे भारतीय नौसेना की निगरानी में आगे बढ़ना था। इस घटना ने पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर किसी ने इस गुप्त नेटवर्क में सेंध लगा दी थी? विक्रांत के सामने यह पहली बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तुरंत एक क्लासिफाइड जांच शुरू करवाई, जिसमें सैटेलाइट डेटा, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट और समुद्री ट्रैफिक के हर पैटर्न को खंगाला जाने लगा। जांच के दौरान जो सामने आया, उसने स्थिति को और जटिल बना दिया। टैंकर के आखिरी सिग्नल के आसपास एक चीनी इंटेलिजेंस जहाज की मौजूदगी दर्ज की गई थी। हालांकि यह कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन संदेह की सुई सीधे बीजिंग की ओर इशारा कर रही थी। क्या चीन ने इस ऑपरेशन को बाधित करने की कोशिश की थी, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? इन सवालों के जवाब अभी धुंध में थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह खेल अब केवल रणनीति का नहीं, बल्कि धैर्य और मनोवैज्ञानिक दबाव का भी बन चुका था। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में देर रात तक बैठकें चल रही थीं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नौसेना प्रमुख और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख एक ही टेबल पर बैठे थे। विकल्पों पर चर्चा हो रही थी। क्या भारत को इस ऑपरेशन को धीमा कर देना चाहिए या फिर और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए? विक्रांत ने एक तीसरा रास्ता सुझाया, डिसेप्शन स्ट्रेटजी। इसके तहत कुछ फर्जी रूट्स और नकली टैंकर मूवमेंट्स तैयार किए गए ताकि असली नेटवर्क को छिपाया जा सके। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन मौजूदा हालात में यही सबसे प्रभावी लग रहा था। उधर बीजिंग में भी हलचल थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हो रही थी। भारत का यह कदम केवल एक आर्थिक चुनौती नहीं था, बल्कि एक भू राजनीतिक संकेत था कि अब हिंद महासागर में खेल के नियम बदल रहे हैं। चीन ने अपने राजनयिक चैनलों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तेहरान ने इस बार संतुलित रुख अपनाया। वह जानता था कि भारत के साथ यह साझेदारी उसे भी एक नया रणनीतिक लाभ दे रही है। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब गायब हुआ टैंकर अचानक कुछ दिनों बाद एक अलग पहचान के साथ अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में दिखाई दिया। उसका नाम, उसका फ्लैग और उसका ट्रांसपॉन्डर सब कुछ बदल चुका था। यह स्पष्ट संकेत था कि भारत की शैडो लॉजिस्टिक्स प्रणाली काम कर रही थी और शायद उसी के तहत यह पूरा ऑपरेशन एक बड़े भ्रम का हिस्सा था। क्या यह टैंकर वास्तव में कभी गायब हुआ ही नहीं था, या फिर यह विक्रांत की उसी डिसेप्शन रणनीति का हिस्सा था जिसका मकसद चीन को भ्रमित करना था? अब हॉर्मुज की बिसात पर खेल और भी जटिल हो चुका था। हर चाल के पीछे एक और चाल छिपी थी, हर सच्चाई के पीछे एक परत और थी। भारत ने न केवल एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया था, बल्कि उसने इस पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें विरोधियों के लिए वास्तविकता और भ्रम के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था। और इसी अनिश्चितता में उसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह रणनीति लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या चीन अपने दबाव को और नहीं बढ़ाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस शतरंज के खेल में कोई ऐसी चाल आने वाली है जो पूरे संतुलन को एक झटके में बदल दे?